हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए भाग को पढ़ने जा रहे हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसे संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में रखा गया है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य आते हैं और जब मूल संविधान बना था तो कितने राज्य थे और वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो एक लंबी यात्रा को हम लोग तय करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा भाग है, इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए हमें इसे 2 भागों में बनाना पड़ेगा। अगर एक ही पार्ट को बनाएंगे तो एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो ये भाग फर्स्ट है और आप आखिरी तक बने रहिए। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आयोग हैं, समितियां हैं, तो आपको पता चल जाएंगे। और इस भाग में इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए हैं, संविधान संशोधन भी किए गए हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत संघ और इसका राज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें संघ और इसके राज्य क्षेत्र की, तो शुरुआत हम लोग करते हैं यानी भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब अगर ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं? ठीक है, राज्य और संघ। आपको बता दें कि यहां हमें 2 बातों पर ध्यान रखना है, एक तो राज्य और एक संघ शब्द। भारतीय संविधान के जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने संघ शब्द को ही इस्तेमाल क्यों किया? तो इसके पीछे उन्होंने 2 तर्क दिए हैं। 2 इन्होंने तर्क दिए हैं। वो पहला तर्क ये है कि उन्होंने कहा अमेरिका की तरह भारत और राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। यानी भारत अमेरिका की तरह, भारत अमेरिका की तरह समझौते का परिणाम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय राज्यों के बीच और भारत और भारतीय राज्यों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ कि राज्य भारत से अलग हो जाए। उन्हें दूसरा ये कि उन्हें राज्यों से यानी संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा, राज्यों को भारतीय संघ से, राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, पहली बात ये कि भारत अमेरिका की तरह समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। यानी अमेरिकी राज्यों के बीच समझौता हुआ, इसके बाद संघ उनका जो फेडरल है वो अस्तित्व में आया। ठीक है, लेकिन भारत और राज्यों के बीच संघ का समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, जो भारतीय स्टेट है, इंडियन स्टेट है,
तो भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य होंगे और कितने संघ शासित प्रदेश होंगे, तो आपको बता दें कि 29 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 29 राज्य, यानी जो राज्य होते हैं उनकी अपनी विधानसभाएं होती हैं, उनका अपना हाई कोर्ट होता है और उन्हें राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। वो पूरी तरह से क्या होते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ठीक है, इन पर नाम से ही क्लियर हो रहा है संघ शासित, यानी कौन, यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, गवर्न कर रही है, संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, तो पहले सात थे, 2019 में जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत मिला हुआ था उसे अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कुछ संविधान निर्माताओं ने भारत शब्द को पसंद किया और कुछ ने इंडिया को, इसलिए दोनों को बना रहने दिया गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब हम लोग अनुच्छेद 2 और 3 पर बात करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब हम लोग अनुच्छेद 2 को पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश, सॉरी, इसमें हम एक बात बताना आपको भूल गए, ये भी हम आपको बता दें। ये अनुच्छेद 2 अभी हम बताएंगे आपको। ये एक बात आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, ए में राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, प्रथम अनुसूची में किया गया है। हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, प्रथम, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकेंड शेड्यूल में क्या है। तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 में जैसे प्रथम अनुसूची में क्या क्या गया है, वो राज्य बताए गए हैं। कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें प्रथम अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, बी संघ के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र कह लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा, जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र, भारत द्वारा अधिग्रहित या अर्जित, अधिग्रहित किए गए राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये यहां हमने अनुच्छेद, देखिए देखने में कितना छोटा लग रहा था कि केवल एक लाइन कह दी गई थी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो वो कौन कौन से राज्य होंगे, ठीक है, और संघ का क्या मतलब है। तो यहाँ संघ की जगह समुदाय या ग्रुप वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसे भी हमने देखा, क्योंकि ये अमेरिका की तरह समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और कौन कौन से राज्य होंगे,
तो प्रथम अनुसूची में 3 तरह के राज्यों का उल्लेख किया गया है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और भारत द्वारा अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र या अधिग्रहित किए गए राज्य क्षेत्र। कोई नया अगर राज्य क्षेत्र जीत लिया जाता है, ठीक है, जीत लिए वर्ड सही नहीं लग रहा है, यानी कोई मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच समझौता होता है, कोई नया राज्य मिल जाता है, या भारत चीन के बीच समझौता होता है और उस समझौते में कोई नया राज्य मिल जाता है, तो भारत द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्य क्षेत्र। अब हम लोग अनुच्छेद 2 देखेंगे। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश, संसद विधि द्वारा नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश, संसद विधि द्वारा नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश की शक्ति रखती है, या संसद विधि द्वारा नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश की शक्ति, नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश की शक्ति संसद के पास है, संसद के पास या संसद को दी गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लें, इसको यहां से इतना हटा देंगे अगर हम लोग, नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश की शक्ति संसद के पास है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम लोग, या दूसरी भाषा में संसद विधि द्वारा नए राज्यों के गठन और प्रवेश कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 समझ में आ गया, ठीक है आपको। तो 2 और 3 आपको एक ही जैसे लगेंगे देखने में, लेकिन हम आपको दोनों को समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, नए राज्यों के गठन एवं प्रवेश की शक्ति संसद के पास है। अब अनुच्छेद 3 को देखिए, नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के गठन, नाम, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ठीक है, नए राज्यों के गठन, नाम, सीमा परिवर्तन आदि की शक्ति संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, ध्यान दीजिए। अब आपको दोनों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम पूरा आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो नए राज्यों के गठन, नए राज्यों का गठन का मतलब ये यहाँ उन राज्यों की बात नहीं कर रहा है जो अनुच्छेद 3 में राज्य है। इसका मतलब ये है कि कोई नया राज्य अर्जित किया जाए, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे उन्हीं राज्यों की बात कर रहा है अनुच्छेद 3 में जो पहले से हमारे राजनीतिक मानचित्र में हैं, उनकी बात कर रहा है अनुच्छेद 3 में। तो नए राज्यों के गठन, नाम, सीमा परिवर्तन आदि की शक्ति संसद को प्राप्त है, यानी संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है और उसका नाम बदल सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर 1950 में क्या था, संयुक्त प्रांत था 1950 के पहले तक, तो 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तराखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर, ठीक है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो
नए राज्यों का गठन तो होता ही रहता है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना या उसके नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना आदि की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक है। अब आपको बता दें, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि 2 और 3 के तहत जो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी, ठीक है, आपको पता होगा अगर ऐसा करना है, नाम और या सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए भी बिल लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर सामान्य बहुमत से दोनों में पास होकर के बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, तब बिल अधिनियम बनेगा। तो लेकिन आपको बता दें, इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि किसी राज्य पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के पास आया होगा, यानी संबंधित राज्य के राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजा जाएगा। एक मिनट जरा रुकिएगा। तो नए राज्यों के गठन, नाम, सीमा परिवर्तन आदि की शक्ति संसद को प्राप्त है। और अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन, अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। इस बात को समझिए, नहीं माना जाएगा। जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 368 में क्या 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 कहा गया है? संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि अगर कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन बताए थे, सामान्य बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। अगर कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई नया राज्य बनता है या नए राज्य के नाम में कोई फेरबदल किया जाता है या सीमा में परिवर्तन किया जाता है, उसकी सीमा घटाई जा रही है या बढ़ाई जा रही है, तो ऐसा कोई भी बिल संविधान संशोधक विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। आजादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण करके 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। आजादी के बाद भारतीय राज्य,
यहां ध्यान दीजिए, आजादी के बाद, आजादी के बाद भारतीय राज्य, आजादी के बाद भारतीय राज्य। ठीक है, तो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। ए में ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 9 थी। ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया। और बी में देसी रियासतों को मिलाकर राज्य बनाए गए। देसी रियासतों को मिलाकर राज्य बनाए गए। ठीक है, और तीसरे में आपका संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों को रखा गया। और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। ठीक है, आजादी के बाद, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में ये 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों का, देसी रियासतों को मिलाकर जो राज्य बनाए गए थे, और संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर जो राज्य बनाए गए थे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। फिर आपको बता दें कि जून रियासतों का एकीकरण, यहां पे रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से किया गया? रियासतों का एकीकरण, तो आपको बता दें कि एसके धर की अध्यक्षता में, एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। ठीक है, आयोग, एसके धर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, ये एसके धर की अध्यक्षता में जून 1948 में आयोग का गठन, और दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जून 1948 में आयोग का गठन, और 1948 में आयोग ने क्या किया? 1948 में, दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है,
इसके बाद दिसंबर में ही कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा जेबीपी समिति का गठन किया गया। जेबीपी समिति, जेबीपी समिति का गठन 1948 में ही, दिसंबर 1948 में ही जेबीपी समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, तीनों के नाम हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। जे का मतलब जवाहरलाल, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, यहां लिखे दे रहे हैं हम। पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन ये कहा कि इतनी बड़े जन आंदोलन की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जेबीपी समिति का गठन किया गया और समिति ने भी क्या किया, राज्यों के पुनर्गठन की मांग को, राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, इसके बाद फजल अली आयोग 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग, ठीक है, 1953 में फजल अली आयोग का गठन। आयोग ने ये 3 सदस्यीय आयोग था। फजल अली उसके अध्यक्ष थे। इसमें 2 और भी सदस्य थे, के एम पडिक्कर, और एच एन कुंजरू, के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू। अब ध्यान दीजिए, फजल अली आयोग ने क्या किया? फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकारा। ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य की मांग को
अस्वीकार किया। यहां पे लिख दें एक भाषा एक भाषा एक राज्य की मांग को, एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार किया। ठीक है, ये वाला जेबीपी समिति का राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, रियासतों के एकीकरण की बात कर रहे हैं जब हम, तो आपको बता दें कि 552 रियासतें थी आजादी के समय, लगभग 552 रियासतें थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। उन्हें रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है और उन्हें उसका रियासती मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया जाता है। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो रियासतों के राजा महाराजा होते हैं उन्हें समझाते हैं कि अपनी रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय भारतीय संघ को सौंप दें, बदले में आपको और आपके परिवार को पेंशन वगैरह दी जाएगी। इसके बाद सभी राज्य उनकी बात मान लेते हैं। लगभग 549 राज्यों का एकीकरण करके भारतीय संघ अस्तित्व में आता है। और इसके बाद 3 रियासतें बचती हैं, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। तो हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भी मर्ज कर लिया जाता है, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया जाता है और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। वहां के जम्मू कश्मीर में महाराजा हरी सिंह का शासन होता है और महाराजा हरी सिंह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने वहां घुसपैठ कर बड़े पैमाने पर लूट वगैरह की और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से महाराजा हरी सिंह मदद मांगते हैं और महाराजा हरी सिंह मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। तो ये रियासतों का एकीकरण एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को आयोग ने खारिज कर दिया। फिर जेबीपी समिति का गठन किया गया और समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन ये कहा कि इतने बड़े जन आंदोलन की मांग को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। बाद में फजल अली आयोग 1953 में गठित किया जाता है। के.एम. पडिक्कर, H.N. कुजलू इनके अन्य सदस्य होते हैं और ये अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपता है। ठीक है, तो फजल अली आयोग, तो जेबीपी समिति और फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकारा, लेकिन एक भाषा और एक राज्य की मांग को अस्वीकार किया। आपको बता दें कि 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कांग्रेसी नेता श्री रामुलु की 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है और एक जन आंदोलन चल ही रहा था और ये आंदोलन और भी ज्यादा तेजी पकड़ लेता है जब श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार मजबूर होकर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल इस पर बात कर लेंगे आगे कि कैसे कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, गोवा को किस प्रकार से भारतीय संघ में शामिल किया जाता है और सिक्किम को किस प्रकार से शामिल किया जाता है, हिमाचल प्रदेश है और भी जितने भी राज्य हैं तो उनको किस प्रकार से, यानी हम कह सकते हैं कि जब 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 1919 तक 28 राज्य
और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का जो सफर रहा किस प्रकार से तय किया गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर बराबर करते रहिए, जिससे पढ़ाने वाले का भी हौसला बढ़ता रहता है। धन्यवाद।